ब्रेक के बाद बाखबर में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात करते हैं कि बीजेपी की सरकार का विस्तार कल होने वाला है। शिवराज सरकार का विस्तार तो कल हो जाएगा, लेकिन शिवराज सरकार के कामकाज का विस्तार कल के बाद कितना अच्छा होगा, कितना खराब होगा, ये मंत्रियों के कामकाज का ढंग बताएगा, उनके कामकाज के लक्षण बताएंगे। हम बात करते हैं कि इस सरकार में कई हेडमास्टर हैं, भाजपा की इस रसोई में कई खाना बनाने वाले रसोई हैं। ऐसे में खाना खराब होगा या फिर बच्चे विद्यार्थी बिगड़ जाएंगे ज़्यादा मास्टर होने से। धनंजय जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या इस भाजपा की रसोई में, इस भाजपा के क्लास में कई हेडमास्टर हो गए हैं, इससे बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आपकी राय? क्योंकि अब सिंधिया के जो लोग हैं वो सिंधिया के पास जाएंगे, बीजेपी शिवराज सिंह चौहान संघ उनके लिए दूसरे दर्जे पर आएगा। बाकी जो संगठन के बहुत करीबी लोग हैं वो किसी दिक्कत जब होगी तो वो बजाय मुख्यमंत्री के कहने के वो संगठन के पास जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से पूरी टीम को नियंत्रित करेंगे, किस ढंग से उनसे अच्छा काम ले पाएंगे, आपकी राय? राघवन जी, सरकार बनने के पहले शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने बयान में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रियों के चयन के मुद्दे पर जो मंथन हुआ है उसमें अमृत तो संगठन ने पिया है, भले संगठन का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि विष शिव ने पिया है। इसका मतलब इसमें अमृत निकलेगा और विष तो शिव ही पिएंगे, शिव ही पिएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी तक के जो भी मंथन के रिजल्ट निकले हैं उसमें पूरा विष जो है शिवराज जी के खाते में गया है। इसका आशय भी साफ है कि जो सरकार बन रही है उसमें शिवराज की सहमति के, शिवराज की पसंद के लोग कम हैं और केंद्रीय नेतृत्व के दखल से जो लोग कैबिनेट में आ रहे हैं उन लोगों की संख्या ज्यादा है। तो धनंजय जी, मैं बीच में एक सवाल जोड़ना चाहता हूं। चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 3 बार से वो पार्टी में चुनाव में पार्टी का चेहरा बने हुए हैं। इस बार भी लोग कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई और नया मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन एन वक्त पर फिर शिवराज सिंह पर भरोसा जताया पार्टी ने सरकार बनाने के लिए। अब लेकिन मंत्रिमंडल के मामले में शिवराज सिंह पर भरोसा नहीं जताने की क्या वजह लगती है, और ऐसे में शिवराज सिंह कितने कमजोर या मजबूत बनकर उभरेंगे, इस पर भी आपकी 2-3 टिप्पणी हो जाए। देखिए राघवन जी, पार्टी ने शिवराज के हाथ में कमान सिर्फ इसलिए दी कि शिवराज के जैसे जनाधार वाला नेता और लोकप्रियता वाला नेता आज भी कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए पार्टी ने चौथी बार भी कमान शिवराज के हाथों में दी। लेकिन दूसरी बड़ी जो वजह है उसमें यह है कि एक मिनट है ना, दूसरी दिक्कत उसमें यह है कि पार्टी इस बार पीढ़ी परिवर्तन जिस तरह से संगठन में करी है कि 35 साल मंडल अध्यक्ष के रूप में की उम्र सीमा तय कर दी, 50 साल जिला अध्यक्ष की तय कर दी। अब पार्टी चाहती है कि सत्ता में भी इसी तरह के परिवर्तन दिखाई दे, नए मंत्री दिखाई दे जो 15-15 साल से मंत्री बने हुए हैं। अब उनको कम से कम उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाए। इसीलिए जो पार्टी का प्रयास है उसमें भी कोई धनंजय जी, जिस ढंग से यह प्रयास हो रहा है और जो खबरें बाहर निकल के आ रही है उससे तो पार्टी की छवि पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवराज सिंह की जो लोकप्रियता है, जो उनका कद है, वो भी घटेगा। तो ये जो आपस में सिर फुटबॉल हो रही है, इसको लेकर आपने जिसको लोकप्रिय मानकर मुख्यमंत्री बनाया उसके आपने अधिकार कम कर दिए। संगठन जिसका काम था कि सरकार की मदद करना, वो सरकार के बराबर पर आकर प्रतिस्पर्धी हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे संगठन का भी नुकसान हो रहा है, शिवराज सिंह का भी नुकसान है, पार्टी का भी नुकसान है, और चुनाव में इन सब चीजों का असर पड़ने वाला है क्या? निश्चित तौर पर राघवन जी, जो 24 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं उसमें इसका फर्क आपको दिखाई पड़ेगा, परिणामों में इसका असर दिखाई पड़ेगा। आज भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता जितनी है उस कैलिबर का, उस कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। और जो चौथी बार में शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौतियां आ रही हैं, जिस तरीके से उनकी पसंद को नापसंदगी में बदला जा रहा है, उसका भी एक दुष्परिणाम भाजपा को झेलना पड़ेगा। राघवन जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं, लेकिन हर चीज के अपने अपने दो मतलब होते हैं। नुकसान झेलना पड़ेगा या पार्टी और निखर कर आएगी, क्योंकि पार्टी में व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता। शिवराज सिंह की छवि को डेंट लगे इससे कोई मतलब होता है, लेकिन पार्टी अगर मजबूत होती है तब भी ये माना जाएगा कि ये जो मूव पार्टी का है, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो उठापटक मच रही, इसमें पार्टी को फायदा हो, चुनाव में फायदा हो। मैं लौटूंगा आपके पास। जयश्री जी, जाहिर है कि जो विवाद
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुआ है, या जो चल रही उठापटक, सहमति असहमति, इसका बीजेपी को उपचुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या पड़ेगा, आपकी राय? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल बीजेपी की जो 100 दिन बाद ये मंत्रिमंडल बना पा रहे हैं और जिस तरह की उठापटक के दौर अंदरूनी खींचतान की बातें सामने आई हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी शिवराज जी वाला ये जो टेन्योर इस बार का, वो बिल्कुल कांग्रेस की तरह होने वाला है। जैसे कांग्रेस में 3 ग्रुप थे ना इनके अपने, 3 से 4 ग्रुप, उसी तरह से यहाँ भी ग्रुपिज्म है। वहाँ जैसे दिग्विजय सिंह का खेमा, कमलनाथ का खेमा और सिंधिया का खेमा इस तरह का था, इस बार भी यही हमें दिखाई दे रहा है कि एक खेमा तो सिंधिया का होगा, एक संगठन के लोग होंगे, एक शिवराज जी जो अपने लोगों को नहीं बना पाया उनको लेकर जो अनरेस्ट रहेगा वो हमें दिखाई देगा। तो इसके बीच में जब पार्टी को चुनाव लड़ना है और चुनाव इस तरह का लड़ना है कि बहुत ही सेफली, बहुत सुरक्षित तरीके से अपनी सारी सीटें निकालनी है और उसके बाद एक स्टेबल हम सरकार दे पाएंगे मध्य प्रदेश को, या सरकार मध्य प्रदेश में एक स्टेबल रूप में हमें दिखाई देगी, तो उस दौर में हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के भीतर होगा, संगठन पर होगा और स्वयं शिवराज जी पर होगा कि वो किस तरह से इस बार, क्योंकि इस बार भी चुनाव जो होंगे उपचुनाव, उसमें ब्रांड इमेज तो शिवराज जी की ही स्टेक पर लगने वाली है, तो उसके साथ भी किस तरह से ये तालमेल होता है और किस तरह से ये चीज से ओवरकम होती है पार्टी, ये हमें देखना होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि छवि तो शिवराज की रहेगी, और साथ में मैं जुड़ूंगा कि वहां सिंधिया का कैंप भी काम कर रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहां से ज्यादा विधायक चुनकर आने हैं और उसमें सिंधिया की भी प्रतिष्ठा को एक तरह से उपयोग में लाया जाएगा और वो भी दांव पर लग सकती है। लेकिन जो हम सब बात कर रहे हैं, मैं संजय जी से पूछूंगा। संजय जी, 3 जैसा जयश्री जी बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरह यहाँ 3 गुट यहाँ भी हो जाएंगे। वहाँ दिग्विजय, कमलनाथ और सिंधिया गुट था, यहाँ भी संगठन का एक है, एक शिवराज जी और तीसरे सिंधिया जी। लगता है कि सिर्फ नाम भर बदले हैं, कमलनाथ जी की सरकार है वैसे ही चलने वाला है, सिर्फ इसमें लेबल लगा हुआ है बीजेपी का, बाकी गुटबाजी कांग्रेस की तरह से होगी, आपकी राय? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और जो जयश्री जी कह रही है, जो पूरा पैनल कह रहा है, वो यही बात है कि आखिर आज भी आखिर सिंधिया जी तो उनके मुख्य किरदार में है ही, और जब मुख्य नेता है उनके साथ, तो वो अब ना शिवराज की मानने वाले हैं, ना वो संघ की मानने वाले हैं, ना भाजपा की मानने वाले हैं। अब वो मानेंगे जैसा पहले मानते थे वैसे ही अब सिंधिया की मानेंगे, और जरा कोई खटपट होगी तो आप देखिएगा कि कैसे इंटरप्शन होगा, किस तरह से गुटबाजी सामने आएगी, ये आपको कुछ दिनों बाद और देखने मिलेगा। क्योंकि अभी भी वो यही मान के चल रहे हैं कि सिंधिया है उनके सर्वे सर्वा हैं, नेता हैं। जब वो सर्वे सर्वा हैं तो वो किसी की, शिवराज जी की, उनकी नीतियों की, उनकी कैबिनेट की निर्णयों पे अपने अपने निर्णय देंगे, और यही होगा कि अब 2-3 फाड़ होने की स्थिति बनेगी, जैसा अभी दिख रहा है। क्योंकि अभी जो विषपान की बात कही, पहले उन्होंने कहा था विभीषण सिंधिया जी को, अब उन्होंने विषपान की बात कही है, तो इस सब शिवराज के कहे का मायने है। और शिवराज जिस तरह सरल नेता है, उतने ही वो राजनीति के धुरंधर भी हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो सीटों पे उनको जो कैबिनेट में जो लोगों को शामिल करना था, अपने हिसाब से नहीं कर पाए हैं, तो आप चुनाव कह सकते हैं कि कल के बाद असली सीन सामने आएगा। अगर अखबार की, मीडिया की भाषा में, तो कल के बाद असली खेल शुरू होगा। अब संगठन अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो लोग ये भी तय करेंगे कि हम संगठन को हम देखते हैं, संगठन सरकार को देख ही रहा है, सिंधिया सबको देख रहे हैं। तो संजय जी, आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धनंजय जी आपसे अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगा इस पूरे मामले में कि क्या खेल कल के बाद शुरू होने वाला है? धनंजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जयश्री जी, आपसे अंतिम टिप्पणी, इसमें उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या असली खेल संगठन, सरकार का और जनता के लिए कल से शुरू होगा? बिल्कुल, कल तो पर्दा गिरने वाला है, पर्दा उठने वाला है, और उसके बाद जो है वो आगे का जो दृश्य है, आगे की जो फिल्म है, वो हमें उसके बाद दिखाई देगी कि किस तरह से बीजेपी मैदान में उतरती है चुनाव। मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि आज शिवराज सिंह के ट्विटर पर एक शेर आया, वो शेर जो है कई चीजों की तरफ इशारा करता है। मैं बताता हूं, उन्होंने लिखा है कि आए थे आप हमदर्द बनकर, आए थे आप हमदर्द बनकर, रह गए केवल राहजन बनकर, यानी लुटेरे और चोर बनकर। पल पल राहजनी का इस कदर आपने, पल पल राहजनी की इस कदर आपने, कि आपकी यादें रह गई दिल में जख्म बनकर। इन 4 लाइनों के बहुत मायने हैं, और ये
मायने हमको कल के बाद से दिखना शुरू हो जाएंगे। हमें लगता है कि अब शिवराज सिंह चौहान भी कमर कस रहे हैं कि बहुत हो गया समन्वय का मामला। जब कोई समन्वय को राजी नहीं है तो हमें लगता है कि मंत्रिमंडल बनने के बाद मंत्रियों के कामकाज पर नियंत्रण किया जाएगा, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर भी सरकार की नज़र रहेगी। अधिकारी वर्ग इसमें एक तरह से मंत्रियों को नियंत्रित करेगा और ऐसे ईमानदार लोग बैठाए जाएंगे ताकि कोई गड़बड़ी न करने पाए। तो बहुत सारी चीज़ें कल के बाद से नजर आएंगी। जयश्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाखबर के इस रंग को हम समेटते और आते बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे फिर बात करेंगे कि कोरोना के मामले में बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि दवा के साथ साथ, दवा भले नहीं आई हो, लेकिन एक बड़ी आबादी कोरोना से लड़ने में सक्षम है। ये भी खुलासा एक रिसर्च में हुआ है। कोरोना संक्रमण के लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उनके बीच एक राहत भरी खबर आई है कि स्वीडन स्थित कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने अपने हालिया अध्ययन पर यह दावा किया है कि 1/3 आबादी SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सफल हुई है। यह आंकड़ा पूर्व में अनुमानित संख्या से लगभग 2 गुना है। दरअसल यह टी कोशिकाओं का कमाल बताया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि पूर्वानुमान से 2 गुनी आबादी में कोरोना से लोहा लेने की ताकत पैदा हो गई है। हालांकि यह प्रतिरक्षा सिर्फ एंटीबॉडी की देन नहीं है। टी कोशिकाएं वायरस के वार से बचाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एंटीबॉडी के मुकाबले टी कोशिका रूपी सुरक्षा कवच 2 गुना लोगों में विकसित हो गया है। कोरोना को लेकर यह अच्छी खबर जो आई है, उससे अनुमान है कि आने वाले दिनों में टी कोशिकाएं कोरोना से लड़ने के लिए लोगों की मदद करेगी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी ये एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो कुल मिलाकर कोरोना से डरिए भी, लेकिन उसके साथ साथ सांत्वना की खबर यह है कि उससे लड़ने की जो चीज़ है वो आपके भीतर पैदा हो रही है और ये संख्या पहले से दुगनी है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।